अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही लेटेस्ट से वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। नाम चैनल वालों के नहीं लेता मैं। वो मुझे पूछते थे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हो और रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? ये सवाल मुझे पूछा गया है। अब कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी, कोई धक्का नहीं मार रहा। आपको एक बात, आप फिर दूसरा प्रश्न पूछते थे चार्जिंग बीच में कैसा करेंगे। अभी हर व्हीकल जो है वो 250 से 400 किलोमीटर तक ऑलरेडी उसका चार्जिंग है। और अभी बजाज ने और टीवीएस ने स्टडी किया तो एक स्कूटर दिन भर में 24 से 26 किलोमीटर चलती है, और जबकि उनकी स्कूटर 125-130 किलोमीटर के लिए उन्होंने चार्ज की। अभी एनएचआई के तरफ से हम लोग 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, वहाँ चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। काफ़ी प्राइवेट लोग अपने चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं। अब फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी आ गई है। और मैं तो अब नई एक बस, पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। 135 सीटर बस है और उसमें फ्लैश चार्जिंग है। उसमें हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है और टाटा का भी ज्वाइंट और 2 कंपनियों का हुआ। वो बस में ये जो कार्ड होगा दिखाकर उतरना और जाना, यही होगा। और बस लग्जरी होगी, हर चेयर पर उसके ऊपर टीवी होगा और म्यूजिक सिस्टम होगी। और बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा। और डीजल बस की तुलना में उस बस का किराया 30% कम होगा। और मेरा विश्वास है कि हमने हाईवे अच्छे बनाए और फ्यूल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, ये लगभग अब हिंदुस्तान में अभी बहुत जल्दी आएगा। मैं तो अभी आपके यहाँ जो गाड़ी में आया हूँ वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा टोयोटा की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली खर्च तैयार करती है और उसकी कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में केवल 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव है। तो पब्लिक के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अब टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई और टोयोटा, पांचों कंपनीज अब अपनी फ्लेक्स इंजन पे ला रही है। इलेक्ट्रिक की डेवलपमेंट हो रही है। अभी सीएनजी की मैंने बजाज की 2 व्हीलर लॉन्च की मोटरसाइकिल, तो उन्होंने उनकी पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा पर किलोमीटर 2 रुपये 25 पैसे है और सीएनजी का 1 रुपया है। ट्रैक्टर अभी महिंद्रा का लॉन्च हुआ। ये जो पोल्यूशन कंसर्न है, 40% पोल्यूशन जो हमारे देश का है वो एयर पोल्यूशन, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। अब हम इलेक्ट्रिक बसेस, सीएनजी कार, सीएनजी स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल एज ए फ्यूल, ये जितने इनिशिएटिव लिए उससे ग्रीन भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और मेरा विश्वास है कि अब सोलर पावर जो है वो हम हमारे टोटल पावर के बास्केट में 40% सोलर पावर है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे 2070 का जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने का, वो पूरा होगा। और ये मैं एक बात और लोगों को कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल और उसका सबसे चीपर सोर्स कोई है तो इलेक्ट्रोलाइजर और पानी में करेंगे तो 150 यूनिट बिजली लगती है। पर म्यूनिसिपल वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग निकाल दिया तो ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन बनेगा और मीथेन से सीएनजी बनेगा। ऑलरेडी हमारे कारपोरेशन में तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन भी बन सकता है। तो सबसे बड़ा सोर्स है कि बायोमास, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और बायोमास एंड म्यूनिसिपल वेस्ट का कन्वर्शन ग्रीन हाइड्रोजन में करने से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको बताता हूँ हमारी प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग की है। हमारे पास 50,000 बसेस बनती है, 1 लाख बसेस का ऑर्डर है। कल मैंने अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्चिंग किया। अब उन्हें पास तो स्पेन का ऑर्डर मिल गया उनको और दिल्ली का ऑर्डर मिला। अब देश में कैपेसिटी है 50,000 55,000 बसेस बनाने की और रिक्वायरमेंट है 1.25 लाख बसेस की। अब मैं बता रहा हूं कि बसेस में अभी ट्रक आ रही इलेक्ट्रिक की, इतना कॉस्ट इफेक्टिव है ट्रक। और अगर ये लिथियम आयन बैटरी की कीमत अगर ये पेट्रोल डीजल के बराबर आएगी तो फ्यूल में कितना सेविंग है वो इकोनॉमिक्स आप देखिए। अभी मैं ये एग्जीबिशन आया, कल उद्घाटन किया मैंने उसका। वहाँ एक तमिलनाडु की कंपनी, उन्होंने 100 इलेक्ट्रिक ट्रक माइनिंग में दिए और
वो बोल रहे अभी हमारी कैपेसिटी अभी बढ़ानी है, हमको डिमांड है। यानी आने वाले समय में 100% इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया ये ऐसा देश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे प्रायोरिटी मिली है। और मैं तो हमारा ऐसा डिपार्टमेंट की जो पैसे की कमी नहीं है। मैं 5 लाख करोड़ के रोड, मैंने 75 लाख करोड़ के रोड बनाने का प्लान है अभी फ्यूचर। हमारे जम्मू में हमको वर्ल्ड का 6वां लार्जेस्ट लिथियम का डिपॉजिट मिला हुआ है। अभी लिथियम आयन के साथ केमिस्ट्री बदल रही है, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। इतने बड़े प्रमाण पर हमारे स्टार्टअप साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि हम इसमें वर्ल्ड लीडर बनेंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक के लिए पूरा भारत के ऊपर देखेगा। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आएगी। अभी जैसे दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं, अब 2-3 महीने में 2 घंटे में पहुंचूंगा। दिल्ली टू जयपुर अभी हम एक पर तैयार कर रहे हैं हाईवे पर, दिल्ली मुंबई पे 2 घंटे में होगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से मनाली 7 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। कटरा 6 घंटे में होगा। चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा। अभी मेरठ से दिल्ली 4 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। अब धीरे धीरे ऐसे 50 से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये जो सूरत है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, सब साउथ को जाएगा। तो मुंबई और पूना जाने की जरूरत नहीं। तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली टू चेन्नई कम हो रहा है। तो ये इतने बड़े, अभी आपने अभी जो देखा है रोड का सेक्टर, वो तो न्यूज़रील है। असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। अभी ये 2 साल में ये प्रोजेक्ट जब पूरे होंगे तो आवर रोड नेटवर्क विल बी इक्विवेलेंट टू यूएसए। और मैं आपको बताऊं, लोअर मिडिल क्लास पुरानी गाड़ी लेगा, ऊपर 2 बैग डाल के पूरी फैमिली बैठ के टूरिज्म के लिए निकलेगा। आपको बताता हूं, अभी हाईवे तो देहरादून बना ही नहीं, केवल पुराना रोड हमने थोड़ा ठीक कर दिया तो उत्तराखंड का ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया पर्यटन का। उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा लोगों को। और अभी रोपवे केबल कार के जो 360 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास आए। अब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये होटल है, ये धौला कुआं से मानेसर, हमारे यहाँ स्टडी चल रहा है, हवा में चलने वाली बस जो 50-40 सीटर के पॉइंट 1 मिनट में 3-4 छूटेंगे। तो ये इतनी गाड़ियां यहाँ से गुड़गांव जाते हुए आदमी थक जाता है। मैं कोई शादी में जाता नहीं, आज ज्यादा था, इतना ट्रैफिक जाम होता है रात को। तो अब ये धीरे धीरे लोग ऊपर लाखों लोग जाएंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम होगा। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और कंफर्टेबल करना और कॉस्ट इफेक्टिव करना, और थोड़ा सा हर आदमी गाड़ी लेके बाहर निकलता है उसको थोड़ा सा डिस्करेज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंफर्ट्स अगर बढ़ाए तो पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को भी सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है। और बस स्टेशन जो है उनको हम लोग अभी मॉल और ये बड़ा पार्किंग करके जैसे एयरपोर्ट बने वैसे बस स्टेशन बनाने का भी कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। मुझे कहीं ना कहीं फॉटेज से भी, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे बता दीजिएगा कमेंट के जरिए, थोड़ी सी मुझे वीडियो पुरानी लग रही थी। क्योंकि मैंने एक बात नोट की, उन्होंने कहा कि दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली का सफ़र इन्होंने बताया 12 घंटे का है। जबकि मैंने अभी जो लेटेस्ट वीडियोस देखी हैं इस हवाले से, जैसे कॉरिडोर बना है और तो काफ़ी कम हो चुका है, तो कुछ ही घंटों का हो चुका है। 12 घंटे तो बहुत ज़्यादा, तो मुझे नहीं पता नहीं क्या है, शायद मैंने ठीक से सुना नहीं, लेकिन 12 घंटे का तो मुझे नहीं याद आ रहा। मुझे तो लग रहा है काफ़ी कम हो चुका है ये सफ़र कॉरिडोर के बाद से। और ये अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो ऑपरेशनलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले चिनाब ब्रिज का भी मैं यही समझ रही थी, लेकिन वो फिर बाद में वीडियो में बताया गया कि नहीं हुआ है, लेकिन बाद में कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि नहीं हो चुका है, ट्रेन भी चल चुकी है। अब इस हवाले से मुझे थोड़ा सा क्लियर करेगा, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। अच्छा, ये है कि बहुत काम हुआ है कनेक्टिविटी पे, और इसका सहरा नितिन गडकरी जी के सर को जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वो वाहिद शख्सियत और इंसान है जिन्होंने मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान दिया है एक ग्रीन एनर्जी को लेकर, ग्रीन इंडिया को लेकर। जितना काम इन्होंने किया है, मतलब मैं डे फर्स्ट से इनका ये डायलॉग सुन रही हूँ और काफ़ी हद तक अब तक इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है। वो काफ़ी हद तक ये इन्होंने हकीकत और सच कर भी दिखाया है कि जी हम इंडिया का रोड नेटवर्क यूएसए की टक्कर का बनाएंगे।
ठीक है। हम यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को आम करेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आम करेंगे। पहले लोग खुद बताया इन्होंने एक इंटरव्यू में, अभी इस वीडियो का इब्तिदा भी इसी चीज़ से करा इन्होंने, कि लोग मुझसे सवाल किया करते थे, मुझ पर डाउट किया करते थे, मुझे शक व शुबह की नज़र से देखा करते थे, मेरा मजाक तक उड़ाया करते थे कि यार कैसे होगा, एक ईवी होगी जब चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे वो कैसे चलेगी, उसकी क्या बैटरी टाइमिंग्स होगी। लाइक अभी हमारे यहाँ ना सेम सिचुएशन है। कुछ बहुत गिनी चुनी कंपनीज हैं जिनकी ईवीज आ रही है, कुछ लोगों ने ट्राई भी किए हैं, बहुत शाज़ो नादिर, बहुत ही रेयरली हो रहा है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर लोग वो बहुत चिपेस्ट प्राइसेस में मिल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं। क्या कंसर्न सिर्फ यही है, अगर गाड़ी बीच में बंद हो गई तो क्या करेंगे, हम तो अटक जाएंगे। पेट्रोल या डीजल है तो हमें तो पता है कि आसरा है हमारे पास, ठीक है, हम घर को निकल लेंगे, हम कोई मसला नहीं है भाई, हमने टंकी फुल करवानी है, हमें तो जहाँ जाना हम चले जाएंगे बेफिक्र होकर। लेकिन अगर ईवी है तो सबसे बड़ा मसला ये है कि चार्ज कैसे करेंगे, चार्जिंग स्टेशंस का आम होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने इस वीडियो में जिक्र किया, बजाज ने और दूसरी कंपनीज ने बहुत काम किया इस हवाले से, ठीक है। और काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने बताया भी 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर की एक रेंज होती है एक बाइक के चलने की पूरे दिन में। तो ये सारी बातें भी उन्होंने बताई हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस काफ़ी आम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पेट्रोल पंप ही आम है, ठीक है। चार्जिंग स्टेशंस का अभी कोई नामो निशान मुझे तो नहीं दिखा, ठीक है, मैं अपने बतौर अगर बात करूँ तो ये लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है कि ईवी लेकर बंदा क्यों फंसेगा, ठीक है। बहुत महंगी, हमारे यहाँ 45 लैक्स की, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, नॉर्मल सी कार 35 लैक्स की, 45 लैक्स की है, ठीक है। एक अच्छी कार नियरली 2 करोड़ की है। तो हमारे यहाँ वैसी कार्स अफोर्ड नहीं करता कोई, लेकिन अगर इस चीज़ का रुझान हो जाता है, अगर चार्जिंग स्टेशन आम हो जाते हैं, तो मैं टंकी की चोट पे बात बोलती हूँ कि हर कोई ईवी लेकर फिरेगा, हर कोई लेगा, हर कोई इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। तो बस सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि पहले लोग मजाक ही उड़ाते हैं, पहले लोग आपके विजन को समझते नहीं, आपके गोल को समझते नहीं, आपको नहीं सराहते। कब तक नहीं सराहते, जब तक आप अपने विजन को, आप अपने गोल को अमली जामा नहीं बनाते, जब तक आप उसको हकीकत में तब्दील करके नहीं दिखाते, तब लोग आप पे बिलीव करते हैं। जो नितिन गडकरी जी हैं, इनके हवाले से मैंने काफ़ी बार वीडियोस देखी हैं, पूरे इंटरव्यूज़, पूरे पॉडकास्ट देखे हैं। मुझे बहुत दिलचस्प पर्सनालिटी लगती है इनकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल की बात करने वाले, ज़्यादा घुमाने फिराने वाले इंसान नहीं है। बड़े, मैं ये कहूँगी, बड़े नफीस और सादा सी इंसान है, ठीक है, खाने पीने के शौकीन। तो मैं जहाँ तक इनको समझ पाई हूँ, तो ये इनका जो विजन होता है ना, बड़ा क्लियर होता है, और ये अपनी बातों को बड़ा क्लियर करके बता भी देते हैं कि मैं ये चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट लाना इनके भाई हाथ का खेल है, बड़े टैलेंटेड हैं इस मामला में। तो ये चीज़ है कि बस एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो सोचे अपनी कंट्री के बारे में, जिसकी सोच बहुत मायने रखती है। अगर कोई सोच लेता है ना, तो उसको हकीकत में तब्दील करने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन सोचना ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो बेशक आप लोगों के पास ऐसे हीरे, ऐसे जौहर है जो सोच रखते हैं, जो ऐसा सोच पाते हैं कि भाई उनको पता है कि उन्हें इंडिया को वर्ल्ड क्लास कंट्रीज़ में शामिल करना है, उनको यूएस जैसे कंट्रीज़ को टक्कर देनी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कनेक्टिविटी के हवाले से जितनी बात करूँ कम है। अच्छा, एक चीज़ की तरफ इन्होंने निशानदेही करवाई है, वो ये इन्होंने कहा कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इशू है, यानी अगर हमें ऑर्डर 1.25 लाख का मिलता है तो हम 50,000 55,000 ही बना पा रहे हैं। अब इनने यही बात बताई कि प्लीज़, मैंने जब ऑर्डर दिए दिल्ली के लिए तो स्पेन के ऑलरेडी ऑर्डर्स थे, यानी हम इतने बल्क में काम नहीं कर पा रहे जितना हमें ऑर्डर में, यानी कि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है हमारा। बहुत बड़ी, में बहुत लकी कंट्री है जिसके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि डिमांड नहीं होती, लोग माल बना के रखते हैं, सप्लाई नहीं हो रहा होता। तो बेशक क्वालिटी पे काम करते हैं, बेशक कॉस्ट पे काम करते हैं, कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट्स नहीं करते, बहुत कॉस्टली चीज़ें नहीं बनाते। हालांकि इस चीज़ में मशहूर है कि उसकी चीज़ें पायदार भी होती है और आपको रिजनेबल प्राइसेस में मिलती हैं। आप सर नहीं पकड़ते, आपका सर नहीं चकराता उसके प्राइसेस सुनकर। तो ये चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। यही कहना चाह रहे थे कि हम अपनी मार्केट को मज़ीद बढ़ाएं, हम मज़ीद चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में जनरेट करें, बल्क में मैन्युफैक्चर करें, तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, वैसे भी हम भी जानते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट भी करना चाहें तो बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर हम कोई चीज़ मंगवाना भी चाहें तो इंडिया के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हो, हर चीज़ पे आप लोग बेशक महारत रखते हैं।
तो इस हवाले से मुझे बता दीजिएगा ज़रा ये मुंबई दिल्ली कॉरिडोर के हवाले से कि ऑपरेशनलाइज हो गया, और अगर हो गया है तो इसका सफ़र कितने घंटों का हो चुका है, 12 घंटे से कट कर, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि काफ़ी शॉर्ट टाइम हो चुका था। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। नितिन गडकरी मेरे हमेशा की तरह फेवरेट है। ये वीडियो मुझे थोड़ी ओल्ड लगी, ये भी बताइएगा, वाकई ओल्ड है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।